हाँ जी, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। आज का अपना जो टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से 1947 तक का जो है। और विशेष बात मैंने यहाँ पर लिखा है कक्षा 8, 10 और 12 तीनों किताबों में इसमें बहुत सारा मैटर दिया हुआ है। आप ये मान लो मुझे 2 दिन लग गए। मेरे से सुनना होता तो मैं हिस्ट्री से लेक्चरर हूं, मैं सीधा बोल के सुना सकता हूं। मसला यह है कि तीनों किताबों का डेटा एक जगह सेट करके और प्रश्न इसमें बन जाते लगभग 177 प्रश्न। मैं सीधा वन लाइनर करवा देता, नहीं वो मसला नहीं है। मैंने तीनों किताबों से मात्र 35 प्रश्न निकाले, लेकिन 35 प्रश्न के ऑप्शन सारे अपने आप में सभी प्रश्न हैं। तो आप ये मान लो कि 100 प्रश्न का डेटा अपने आप आपके पास आ जाएगा। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको अन्य तथ्य जो मेरे याद पड़े हैं वो आपको सारे सेट करवा दूंगा मैं। और आपके चेकअप के लिए भाई आपको कितना तैयार है ये मैटर, ये पहला प्रश्न, सबसे आसान प्रश्न से अपने शुरू करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप कमेंट करके बताएं आपके सामने किसने कहा स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष, भगत सिंह, सबको ही पता है, सबको ही पता है। ठीक है, लगा दे उत्तर, सबको पता है ना। इसका उत्तर ये है, पता है सबको, ये नहीं है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। ये थी बाल गंगाधर तिलक की बात। ठीक है, मुझे समय ज्यादा क्यों लगता है, मैं फिर आप कहोगे सर आते आलोचना करने लग गए। जिनके हमने पूंछ पकड़ रखी है ना कि सर वेल डन और लाखों व्यूज देते हो जिनके ऊपर बच्चे, मैंने देखा है उनको करवाते हुए। सीधा डेटा याद पड़ा है, उठा के बोर्ड पे लग जाते हैं, ये लो आपको करवा दिया, आप सर बहुत मजा आया। अरे जब एग्जामिनर ने कहा मैं किताबों से पूछूंगा, संतवीर सिंह के दिमाग से नहीं पूछेगा। तो वो किताबों वाला मैटर आपको ये किताब में सीधा सीधा दिया हुआ है। ये भगत सिंह ने कहा है, स्वतंत्रता की जगह वो क्रांति शब्द भी दे सकता है। ठीक है, इसीलिए मेरे को समय लगता है। चलिए अपने शुरू करते हैं। आपका भ्रम दूर करने के लिए वो प्रश्न था, स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का, क्रांति प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए ये प्रश्न पढ़ दूं फिर समझा दूं आपको, क्योंकि आपके मन में सर ऑब्जेक्टिव करवाया करो, हमें तो तैयार है मैटर, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव ले आता हूं। बाकी ये क्लास समझाने वाली है, मूड हुआ तो मैं अभी समझा दूंगा, आपको समझाऊंगा, खैर चिंता ना करें। निम्न में से असत्य कथन है। पहला बिंदु, 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया। इल्बर्ट विल विवाद 1882 में हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। दादा भाई नौरोजी लंदन में रहे, वह ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। इसमें से ठीक उत्तर कौन सा है? इसका उत्तर बाद में लगाएंगे। पहले आपको ना पूरी स्टोरी बता दूं कि 3 किताबों में मसले को सेट कैसे करना है कि हमारे जो 2-1 प्रश्न अच्छे से सही हो जाए। अब मैं ये कह रहा हूं, पता नहीं लोग पुराने तथ्य आपको क्यों करवा रहे हैं। आप उनको इसलिए मानते हो कि आपको दिखाया जा रहा है, ये देखो पिछले पेपर में पूछा, ये देखो पिछले पेपर में पूछा। अरे जबकि वो प्रश्न दिखाए जा रहे हैं उस समय किताबें और थी, या ये किताबें थी तो 30% सिलेबस ज्यादा था। लेटेस्ट 24-25 में 30% सिलेबस हट गया रीट के पेपर के बाद। एक बात। दूसरी बात, आरबीएससी के तथ्य मान लो 2015 का 17-18 ये पेपर है, उस समय एनसीईआरटी की बुक्स नहीं थी। मूर्ख लोगों इस बात का ध्यान रखो। आपको पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, परोस के दिया जा रहा है और आप कह रहे हो हाँ जी ठीक है बहुत बढ़िया, हमें सर जी 1 लाइनर दे दिए, हमें सर जी 2 लाइनर दे दिए, पता नहीं क्या चाहिए आपको। अब हमें 1885 से लेकर 1947 तक का जो दौर है, और अभी भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ना इधर उधर से क्वेरीज करेंगे भी सर कह रहे हैं मैंने जो पढ़ा दिया एक लाइन बाहर नहीं जाएगी, भाई पक्का है क्या? एनसीईआरटी ये है वो है, या सर करवाते हैं ये वो, जो भी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आप जिस दिन आपने भरोसा करना, ये जो आपका ना भरोसा भटकता है, जिस दिन ये आपके साथ होना बंद हो गया ना, उस दिन आप आधे से ज्यादा कामयाब हो। 1885 में हमने घटनाएं कितनी पढ़नी है। देखो एक तरफ गांधी जी है, गांधी जी की एक्टिविटी सारी मैं आपको अलग अलग कर दूंगा। वो गांधी जी के बारे में हमने 3 और 3 6, गांधी जी के बारे में हमने 6 गतिविधियां पढ़नी है। ठीक है, और क्या
और हमने गांधी जी के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे 1915 के बाद। कब? 1915 के बाद। तो इसका मतलब 1885 से लेकर 1915 के बीच तो हमें कुछ पढ़ना होगा, इसके बीच हमें कुछ पढ़ना होगा ना। इसके बीच हम क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना। क्या पढ़ेंगे? कांग्रेस की स्थापना के बारे में पता नहीं कितना ज्ञान आपको बांट दिया जाता है। हमारी बुक्स 3 किताबों का सार निकाला मैंने, बातें पता नहीं 5 या 6 है। कांग्रेस की स्थापना, ठीक है जी। और हमने क्या पढ़ना है इसमें? और एक बड़ी घटना हमने पढ़नी है, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जब हुआ उसके विरोध में आंदोलन कौन सा चला? वो था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। ये चीजें हमने यहां तक पढ़नी है। और एक घटना पढ़नी है, वो घटना पढ़नी है मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या पढ़नी है? मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है जी। ये पढ़ लेंगे। देखो, करवाने को मैं सीधे प्रश्न करवा सकता हूं, पर थोड़ा सा समझा दूं। बहुत सारे बच्चों का हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं रहा होता और सीधे प्रश्न करने का कोई मतलब नहीं है। और जिनको चाहिए प्रश्न सीधे, वो क्लास छोड़ के जा सकते हैं। अब व्यूज व्याज वाली वैसे चिंता छोड़ दी है मैंने, कोई पढ़े तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम लीग की स्थापना, चलो जी। और मतलब ये घटनाएं हमारी हो जाती हैं 1915 से पहले पहले की। इसमें जो कांग्रेस का विभाजन हो गया, लखनऊ समझौता हो गया, वो सारे तथ्य आ जाएंगे। और जब गांधी जी का दौर हम पढ़ेंगे, गांधी जी 1915 के बाद हम पढ़ना शुरू कर देंगे 1947 तक। इसके बीच में ये 6 घटनाएं हैं गांधी जी की, ठीक है। तो इस बीच में हमने 2 अन्य घटना पढ़नी है। एक HSRA यानी कि भगत सिंह और उनके संगठन के लोगों का जो काम था वो, और एक हम पढ़ेंगे बारदोली सत्याग्रह। मतलब ये 2 चीजें गांधी जी से अलग है। एक हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा जो मैटर दिया होगा वो आजाद हिंद फौज का दिया होगा। मतलब इतने बिंदु हमारे पास मुख्य 85 से 15 के बीच में 3 बड़ी घटनाएं, जहां से डायरेक्ट प्रश्न पढ़ने के चांसेस रहेंगे। 15 के बाद 47 तक 6 घटनाएं गांधी जी की, यानी कि 6 आंदोलन। और गांधी जी के अलावा जैसे बारदोली सत्याग्रह गांधी जी का नहीं है, वो वल्लभ भाई पटेल ने चलाया है। और HSRA हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 वाली, जो भगत सिंह और उनके साथियों की, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमने इस तरह से पढ़ना है। चलिए अब प्रश्नों को लूंगा और ऊपर फिर कहानी एक एक करके आपको समझाता रहूंगा। अब आ जाओ पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपको यह कह रहा है कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, प्रथम अधिवेशन हुआ, उस समय 72 सदस्यों ने भाग लिया। पहली बात, स्थापना हुई, प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? बंबई में स्थापना हुई है भाई, ठीक है। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? WC बनर्जी। कांग्रेस ने सभी देश के लोगों को कहा, हमारा साथ दो, हमारा क्या करो? साथ दो। देखो यहां बेहतर है, जब हम पढ़ेंगे दांडी यात्रा, नमक यात्रा, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने लोग थे दांडी यात्रा में, तब आएगा 7, 8, 78 लोग थे। 7, 8। देखो जो चीजें तुलना वाली साथ की साथ आपको, वहां कितने लोग हैं गांधी जी के साथ? 78, 78, 7, 8। आप ये कहोगे गांधी जी के साथ यही कोई 7, 8 लोग थे। कांग्रेस जब स्थापित हुई तो इसने सभी से कहा हमारा साथ दो, साथ दो, साथ दो, ठीक है जी। ये बात 85 में बंबई में, चलो ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद जो है ना, ये 1883 में हुआ था। कब हुआ था? 1883 में। इसका मसला क्या था ये हमने देखना है। इसमें यह कहा था कि कोई भी घटना घट जाती है तो भारतीय न्यायाधीश को भी यूरोपीय लोगों का केस सुनने का, उसमें केस में डिसीजन देने का भारतीय न्यायाधीशों को भी अधिकार होना चाहिए। ये इल्बर्ट बिल विवाद है 1883 का, ठीक है। इतनी बात हमने याद रखनी है। 85 में बंबई में WC बनर्जी अध्यक्ष। फिर उसके बाद पहला अधिवेशन बी में यानी कि बंबई में, दूसरा अधिवेशन सी यानी कि कलकत्ता में। कहां? कलकत्ता। तीसरा एम में, कहां? मद्रास में।
मद्रास में। दूसरा देखो हम लिखते हैं ना दूसरा मतलब 2 नंबर अधिवेशन, और दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे 2 नंबर यानी कि दादा भाई नौरोजी। अब तय से 3 और तय से तैयब जी। तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तैयब जी है। और तैयब जी तीसरा मतलब ये 85, 2 नंबर वाला 86, 3 नंबर वाला कौन आ गया? 87। 1887 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं कि ये पहला मुस्लिम अध्यक्ष था तैयब जी, दादा भाई नौरोजी पहला पारसी अध्यक्ष था। क्यों पढ़ाना इसको जब नहीं दिया हुआ किताब में? फालतू की बातें। अच्छा, तैयब जी ने क्या कहा था? यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। कांग्रेस के बारे में, यह भारत के सभी समुदायों की संस्था। और क्या, दादा भाई नौरोजी जो थे दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या कहा? वो उनके बारे में बातें, दादा भाई नौरोजी के बारे में मैंने आपको जो भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, उसमें दादा भाई नौरोजी की एक बुक बताई थी, याद है क्या? बुक कमेंट करके आप मुझे बताएं। मैंने आपको एक बुक बताई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। वो दादा भाई नौरोजी रहते कहां थे? लंदन में रहते थे। दादा भाई नौरोजी 1905-6 वाले अधिवेशन के भी अध्यक्ष होंगे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के भी सदस्य रहे थे। आपको पुराने आए हुए प्रश्नों में दिखाया जाएगा, वीर सावरकर के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की, आजाद हिंद फौज की कोई ऐसी बात पूछ ली जाएगी। और मैंने आए हुए प्रश्न रीट वाले जो है ना वो रद्द कर दिए। सिर्फ 2 प्रश्न ही ऐसे हैं जो 2024-25 के सिलेबस में है, दूसरा नहीं है। तो हम क्यों पढ़ाएंगे जब वो किताब में ही नहीं है? और सीधी सी बात है, जब किताब में नहीं है तो एग्जामिनर पूछ नहीं सकता। मेरे को कह देना, मैं रिट लगवाऊंगा आपकी। ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे दादा भाई नौरोजी। तो इसमें असत्य बात है कि इल्बर्ट बिल विवाद 1885 में 83 में हुआ। अब कांग्रेस के बारे में कोई और बात रही है क्या? नहीं रही। कांग्रेस के बारे में कोई बात नहीं थी। इसका मतलब हमारे सामने क्या आ गया? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई जी 1885 में। कहां? बंबई में। अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। हमने तीसरे अधिवेशन में आना है 1887। अध्यक्ष कौन? तय से 3 और तैयब जी। उसने क्या कहा था? कांग्रेस सभी समुदायों का वो प्रतिनिधित्व करती है। और फिर हमने पढ़ ली बात, दादा भाई नौरोजी जो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष, वो लंदन में रहते थे और ब्रिटिश संसद के सदस्य भी। आ सकता है कौन सा भारतीय क्रांतिकारी ब्रिटिश संसद का भी सदस्य रहा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है जी, बात क्लियर। चलिए आगे वाले प्रश्न पर आ जाइए। असंगत युग्म, ये थोड़ा सा देखो 1885 से पहले की बातें हैं। वैसे काम आप ये मान लो रिस्क लेनी है तो छोड़ दो कि अगस्त सिक्की ने 80 में बंगाल गजट लिखा, अखबार निकाला। स्टेट्समैन अखबार 1877 में शुरू हुआ। और द फ्रेंड ऑफ इंडिया कौन सा अखबार था जिसने सरकारी मदद लेने से इनकार कर दिया था? द फ्रेंड ऑफ इंडिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। ठीक है, ये वैसे 85 से पहले की बातें हैं, थोड़ी थोड़ी पढ़नी हो तो देख लेना। यहां काम की बात हमारे आ जाती है। केसरी समाचार पत्र किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। केसरी समाचार पत्र किस भाषा में छपता था? मराठी भाषा में छपता था। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक का एक अन्य अखबार कौन सा है? मराठा है। मराठा मराठी में नहीं है, मराठा किस में है? मराठा है जी अंग्रेजी में। मराठा है। चिंता मत करना है कि समझ नहीं आ रहा, सारे का सार बता दूंगा। एक बार आपका वो जो है ना मन में उछल कूद होती है, प्रश्नोत्तरी तो करवाई नहीं, जब प्रश्न नहीं आएंगे पता चल जाएगा, इसलिए आपको फिर बाद में समझाऊंगा। केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने 1907 में क्रांतिकारी, जो पंजाब के क्रांतिकारी थे, उनको काला पानी की सजा हुई तो उस पर हमदर्दी जताई थी। काला पानी की सजा पर कौन से अखबार में? तो ये केसरी था। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। किस भाषा में था? मराठी में। बाल गंगाधर तिलक का एक अन्य अखबार को और कौन सा है? मराठा पत्र है। वो किसमें था? वो अंग्रेजी में था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भगत सिंह ने क्या कहा था? क्रांति या स्वतंत्रता हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। क्रांति है, स्वतंत्रता है, हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वो भगत सिंह आ जाएगा।
तो इसका ठीक उत्तर है असंगत युग्म है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 78 में नहीं 79 में था, 79 में नहीं 78 में था। फिर यहां कुछ बातें आ जाती हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय रक्षा अधिनियम के तहत 22 अखबारों को जमानत मिली। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो बिल्कुल नए हैं ऐसे में जो देखो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कर लेना भी, हमें एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, नए बच्चे इनको इन तथ्यों को छोड़ देंगे। बेंटिंग ने 1835 में प्रेस कानून की, जो ये प्रेस पर रोक के लिए थोड़ा सा लगाम लगाने के लिए भारतीय समाचार पत्रों पर जो नियम लागू किए गए थे, तो बेंटिंग जो था उसने 1835 में इसकी पुनर्समीक्षा की थी। इंडियन मिरर एक अखबार है, उसने बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था यह हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है। किस अखबार ने लिखा? इंडियन मिरर ने। यह बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा देख लेना, बाकी आप छोड़ सकते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें होंगी उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। चलिए प्रश्न संख्या 3, बंगाल विभाजन के संबंध में, इसका मतलब हमारे सामने कांग्रेस, पहली बड़ी घटना थी कांग्रेस पार्टी की स्थापना, वो हमें याद होगी कि दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना बंबई में हुई थी। उसके एक अध्यक्ष ने एक लाइन बोली थी कांग्रेस के बारे में, वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, तीसरे अधिवेशन 87 के अध्यक्ष, और एक अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी दूसरे अधिवेशन के। उसके बारे में यह तथ्य मिलता है कि वो लंदन में रहते थे और ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। इसका मतलब कांग्रेस के बारे में इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना। दूसरी बड़ी घटना जो थी वो थी बंगाल विभाजन। चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन 1905 के संबंध में असत्य कथन बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। बंगाल विभाजन की घोषणा इस तारीख को हुई, बंगाल विभाजन लागू इस तारीख को हुआ, बंगाल विभाजन में ये हुआ वो हुआ। अब आप थोड़ा सा पहले इसको देखें, अच्छे से देखें, इसको उत्तर दें। हाँ जी बताइए, उत्तर तो बताएं इसका। मैं कहता हूं मैं 3 किताबों में मैंने कोई तथ्य इसका रहने नहीं दिया, जो लिखे नहीं है वो दिमाग में है वो मैं लिखाऊंगा आपको, और फिर भी कोई रह जाता है तो जो मैराथन क्लास होगी पूरी हिस्ट्री की, पूरी पॉल साइंस की, पूरी ऐसे ऐसे करके, तो उसमें मैं करवा दूंगा जो रहा होगा। बंगाल विभाजन के संबंध में ऐसे कथन, कर्जन ने प्रशासनिक कारण का बहाना दिया। अब पहली बात, बंगाल विभाजन हुआ कब? 1905। बंगाल विभाजन का अंग्रेजों ने कारण क्या बताया? प्रशासनिक बहाना बनाया कि बड़ा प्रांत है और यहां पर जो शासन चलाना और इसको संभालना इतने बड़े प्रांत को मुश्किल है, तो क्या प्रशासनिक कारणों से इसका भाग 2 भाग कर दिए जाए कि फिर आधे अधिकारी आधे भाग को संभालेंगे, आधे अधिकारी आधे भाग को। मतलब फिर दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न आ जाएगा, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? कर्जन। किसने बंगाल विभाजन किया? कर्जन ने किया। चलो, स्वदेशी आंदोलन कब चला? 1905। अच्छा, ये चला किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला। ठीक है जी। और बात, इससे उपजे असंतोष के कारण आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाके में वंदे मातरम आंदोलन चला। देखो कितने तथ्य एक जगह आपको सेट करके दिए गए हैं। देखना, आप जब असहयोग आंदोलन को पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, असहयोग में आप पढ़ेंगे कि आंध्र प्रदेश में उसे वन सत्याग्रह या गुंटूर सत्याग्रह के नाम से जो आंदोलन चला था, इधर असहयोग चल रहा था, आंध्र प्रदेश में वन सत्याग्रह के नाम से अल्लूरी सीताराम राजू चलाएगा असहयोग। तो आंध्र प्रदेश में असहयोग आंदोलन किस नाम से चला था? वन सत्याग्रह के नाम से। और आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन जो था वो किस नाम से? यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन के विरोध में आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन? वंदे मातरम आंदोलन चला था। बातें देख लो कितनी हो जाती हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ। पुनः दोहरा देता हूं, मतलब सारी बातें सत्य है, आपको याद करनी है बातें। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। किस वायसराय ने किया? कर्जन ने। कर्जन ने बहाना क्या बनाया? प्रशासनिक कारण का बहाना दिया। ठीक है जी। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला? स्वदेशी आंदोलन चला। फिर बात आ जाती है कि जब बंगाल में, बंगाल ऊपर है उत्तर भारत में और उत्तर पूर्व वाले इलाके में, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, तो जैसे ही अंग्रेजों ने बंगाल में विभाजन किया तो साउथ वाले, दक्षिण वाले क्रांतिकारियों ने भी सोचा कि भाई ये तो अंग्रेज लोग गलत कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है आंध्र प्रदेश में ये चीज क्यों आई? क्योंकि अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां, मुख्य अड्डे थे अंग्रेजों के, एक बंगाल, एक दक्षिण में मद्रास था, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला इलाका मद्रास था, और एक महाराष्ट्र में था।
बंबई। तो महाराष्ट्र हो गया, दक्षिण में मद्रास के आसपास के लोग हो गए, बंगाल के लोग हो गए या पंजाब वाले, ये क्रांतिकारी गतिविधियों में आगे रहते थे। तो वंदे मातरम आंदोलन आंध्र प्रदेश में चलता है। वंदे मातरम आंदोलन कहां हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। कब हुआ? बंगाल विभाजन से उपजे असंतोष के कारण। और बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में आंदोलन कौन सा हो रहा है? स्वदेशी आंदोलन हो रहा है। एक एक बात क्लियर हो गई। अब क्या था? 1885 से लेकर 1905 तक क्या था? 1905 तक कांग्रेस का जो नेतृत्व था ना, वो नरम विचारधारा के लोग, जिसको हम उदारवादी, कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं। ये कांग्रेस है और कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं। एक तो है उदारवादी। कौन है? एक है उदारवादी। इन उदारवादियों को क्या कहा जाता है? नर्म दल। क्या कहा जाता है? नर्म दल। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मध्य मार्गी। क्या कहा जाता है? हमारी बुक में ये सारे नाम मिलते हैं, उदारवादी नाम नहीं मिलता। आपको उदारवादी पढ़ा रहे हैं, मेरे को पता है, लोग बुक्स में उसका नाम दिया है मध्य मार्गी लोग। नर्म दल भी सीधा सा जाके जब समझौता होगा तब नाम दिया जाएगा। दूसरा वर्ग कौन सा है? उग्र विचारधारा वाले, जिसको उग्रवादी कहा जाता है। उग्र जो मतलब उग्र विचारधारा वाले लोग, इसको हम क्या कहते हैं? अमूल परिवर्तनवादी। क्या नाम देते हैं? अमूल परिवर्तनवादी। ठीक है जी। अब ये दो तरह के गुट काम कर रहे थे। जिस समय अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया, एक गुट जो है, ये दोनों गुट यहां ले आते हैं। अब 1905 आ जाता है हमारे सामने। 1905। अब कांग्रेस में जो दो गुट थे, एक हो गया नरम, आसान भाषा में लिखें, और एक हो गया गरम दल। जो इसको हम अमूल परिवर्तनवादी भी कहते हैं और रेडिकलवादी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकलवादी भी कहते हैं। और इसको हम कहते हैं मध्यम मार्गी। ये लोग ना, मध्यम मार्गी जो लोग थे, 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस में इनकी चलती थी। अच्छा, ये लोग कौन थे? मुख्यतः हम ये मान सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले साहब है। जिन्ना भी प्रारंभ में क्या है, ऐसी विचारधारा का था थोड़ा सा, मोहम्मद अली जिन्ना। अब एक बात बता दूं आपको, गांधी और जिन्ना दोनों ही वकील थे, पता है ना आपको, और दोनों ही गुजरात के थे। इस बात का ध्यान रखना, गांधी और जिन्ना। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है, वो गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे, राजनैतिक परामर्शदाता थे। चलो, अब यहां से ना बहुत सारी बातें क्लियर होंगी आपकी। ये दोनों अब जैसे ही विभाजन कर दिया, एक वर्ग के लोगों ने ये कहा, ये जो दूसरा वर्ग था, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, अभी थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं ये, स्वदेशी आंदोलन 1906-07 तक चलना शुरू होगा काम। तो गर्म दल वाल धीरे धीरे करते करते गर्म दल 1906 आ गया, 1907 आ गया। गर्म दल जो है उसकी गतिविधियां इसी बीच 1905-06 के अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोख जो दादा भाई नौरोजी को 5 में अध्यक्ष बनाया जाएगा। और वो चलो एक तथ्य छोड़ देते हैं, 1907 आ जाता है करते करते बंगाल विभाजन, क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 में किया है, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द होगा। 5 से 11 तक बंगाल में भयंकर खतरनाक गतिविधियां होती हैं क्रांतिकारियों की। अब ये गर्म दल के जो लोग थे, रेडिकल या अमूल परिवर्तनवादी जो लोग थे, इनका एक गुट था जिसको हम कहते हैं लाल बाल पाल। कौन है? लाल बाल पाल। अब इस गुट ने लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक अपने महाराष्ट्र से, और विपिन चंद्र पाल ये कहां से थे? बंगाल से। अब ये लाला लाजपत राय, नाम लिखूं क्या? लिख लेना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, क्लास ज्यादा लंबी भी ना हो इसलिए थोड़ा लिखूंगा, मैं बोल दूंगा तो आप लिख लेना, और चीजें ना नोट करते रहना साथ की साथ स्क्रीनशॉट लेके। आज की क्लास में आपको थोड़ा रिटन वर्क ज्यादा करना पड़ेगा भाई, पहले बता देता हूं। ठीक है, जैसे जैसे मैं ये इसको व्यवस्थित, मेरे दिमाग में व्यवस्थित है डेटा, तो वैसे आप लिख लेना। अब ये गुट जो था ना, इसने कहा कि क्यों रे भाई आप लोग अंग्रेजों के सामने हाथाजोड़ी करते हो, हमारी मांग मान लो, कल लठ लो, ठीक है, डांग नाल
चार ही तरीके आ ना बंदा करे सदा काम, शौक नाल, प्यार नाल, लालच जां डंडे नाल, जित दे निशान सदा लाए जांदे झंडे नाल, पहला वार कलमां दा पिछों वार खंडे नाल। तो क्या डंडे डंडे नाल, अब क्या है, चलो लठ उठा लो, ठीक है, लड़ाई करेंगे हम और हमारा हक लेंगे। इस बात को लेकर क्या होता है, इस बात को लेकर हो जाता है हंगामा, हंगामा हो जाता है। तो 1907 में कांग्रेस में हो जाता है विभाजन। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, कांग्रेस में पहला विभाजन कब होगा, 1907 में। कौन से दो गुट बनेंगे, गर्म दल और नर्म दल। गर्म दल के नेता लाल बाल पाल थे। कौन थे, लाल बाल पाल थे, जो कहेंगे कि बस अपने तो अंग्रेजों को मार के भगाना है यहां से, ठीक है। इसी बीच अब 5 में बंगाल विभाजन, 7 में कांग्रेस का विभाजन, मतलब 5 और 7 में विभाजन विभाजन शब्द है, तो क्यों ना फिर हम एक विभाजन और कर दें 1906 में, मतलब हिंदू मुस्लिम विभाजन। इसको हम नाम दे देते हैं हिंदू मुस्लिम विभाजन। यानी कि 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग का गठन। क्या हो जाएगा, मुस्लिम, मतलब मुसलमानों ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, मुस्लिम लीग का गठन। गठन हो गया जी कहां पर, ढाका में हुआ। बांग्लादेश ढाका है ना, वहां पर। क्योंकि जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ ना, तो अंग्रेजों ने इस हिसाब से किया था कि मुसलमानों को अलग कर दिया और हिंदुओं को अलग कर दिया, इस तरह से बांटा। तो मुसलमानों ने कहा कि अब हम देश पर राज करेंगे, और सिस्टम धीरे धीरे बात आने लगती है, क्योंकि उनका जब जिस कम्युनिटी का, मान लो हिंदुओं की एकजुट कम्युनिटी हो, तो वो उनके मन में आएगा कि अपने को राज करना चाहिए। तो मुस्लिम लीग एक पार्टी का गठन होता है कब, 1906 में। कहां, ढाका में। तो 5 में हमारे पास क्या है सुनने के लिए, 1905 में बंगाल का विभाजन, 6 में मुस्लिम लीग का गठन, कहां पर, ढाका में। 1907 में क्या, कांग्रेस का विभाजन, और कहां पर हुआ था, सूरत में हुआ था। सूरत, सूरत गुजरात में अधिवेशन में कांग्रेस का हो गया विभाजन। मुस्लिम लीग का गठन हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब आपको क्रमानुसार चीजें, 1905 में बंगाल विभाजन, क्या हुआ, बंगाल विभाजन, ठीक है जी। 2 नंबर बात हुई 1906 में मुस्लिम लीग का गठन, क्या हुआ, मुस्लिम लीग, अच्छा जी, ठीक है। 1907 सूरत, सूरत में क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस विभाजन, ठीक है जी, ये हो गया। चलो मान ली बात। 1908 में हमारे लायक पढ़ने वाली बात कुछ है नहीं। 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज्य पुस्तक लिखी। कौन सी लिखी, हिंद स्वराज्य पुस्तक। किसने लिखी, ये पुस्तक लिखी जी गांधी जी ने। किसने लिखी, गांधी जी ने, ठीक है जी। 1910 में हमारे पढ़ने लायक कुछ है नहीं। 11 में क्या होगा, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द। क्या होगा, बंगाल विभाजन क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहां आ जाओ, यहां 1 2 3 4 5 6 नंबर पर आ जाओ। 1911 पे आ गए हम। 1911 में ये हुआ। 1912 में वैसे दिल्ली राजधानी वाला और वो सीन था, हमारे काम का नहीं है। 1913 में कोई विचार हमारे काम का नहीं है। और 1914 में छोटी सी घटना का जिक्र आता है। 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू। हालांकि एक बात बताऊं मैं, ये भी आप छोड़ सकते हो। कारण क्या है कि वो पाठ कट गया है जिसमें इसका जिक्र किया गया है, कामागाटा मारू प्रकरण वाला, ठीक है जी। 7 नंबर पॉइंट हमारे सामने क्या है, 1915 आ गया। 1915 में क्या होगा, 1915 में मुसलमानों ने अलग पार्टी बनाई थी ना 1906 में। तो मतलब क्या है, हिंदुओं को लगने लगा, कांग्रेस को लगने लगा कि ये लोग भाई अपना अलग कुछ चाहते हैं। 1909 में एक बात और भूल गया भाई मैं, 1909 में एक चीज आपको और लिखवानी है। 1909 में लो यहां लिखते हैं अपने ठीक है। यहां पर 1909 में, इसी में 1909 में हम एक बात और लिख देंगे। 1909 का जो अधिनियम था, 1909 का जो अधिनियम था उसमें क्या था, मुसलमानों को प्रत्यक्ष निर्वाचन की, मुसलमानों को प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली,
प्रत्यक्ष निर्वाचन की अपना अलग प्रतिनिधि चुनने का और अलग वोटिंग का वो अधिकार 1909 में पहली बार सांप्रदायिक धर्म के आधार पर लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया था। और हमने 1909 में हिंद स्वराज्य पुस्तक, और क्या था 1911 में हमने यहां पर क्या लिखा था, 1911 में हमने लिखा था बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन रद्द। अब जब 1909 में मुसलमानों को 1909 के एक्ट के तहत अलग से मतलब वोटिंग का अधिकार दे दिया गया, प्रत्यक्ष जो निर्वाचन का अलग से निर्वाचन का अधिकार दे दिया, तो हिंदुओं को यह लगने लगा कि देश में अन्य जो कम्युनिटी की ये तो अपने को बंटवारे की बात हो गई है, अब हमने एकता का कोई बात करना है। तो 1915 में क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम समझौता होता है 1915 में। इसको पता क्या कहते हैं, इसको कांग्रेस लीग, क्या कहेंगे, कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस लीग समझौता 1915। इसमें क्या है, कांग्रेस पार्टी मान लेगी कि आपको अलग से जो वोटिंग का अधिकार दिया, ठीक है हमने मान लिया, अब अपने लोग क्या है कि मिलकर काम करेंगे। तो 15 और 16 में समझौते ही होंगे, 15 में कांग्रेस और लीग का समझौता होगा, 1916 में यहां क्या लिखूं मैं, यहां ये लिख देता हूं, रुको, इसको अपने नाम देते हैं, नर्म दल गर्म दल समझौता, नरम प्लस गर्म समझौता। यानी कि कांग्रेस के दोनों टुकड़ों के बीच, दो भाग थे ना कांग्रेस के दो, तो दोनों में, इसमें जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने, नेहरू जिन्ना के, क्योंकि जिन्ना अब इधर आ गया ना, जिन्ना के सहयोग से, नेहरू व जिन्ना के सहयोग से ये समझौता हुआ था। ठीक है जी, ये बात क्लियर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो 1916 तक। अब 1916 में एक चीज और आएगी, 1916 में, 1915 में हिंदू मुस्लिम कांग्रेस का समझौता, 1915 में ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर वापस आए थे। मतलब 1915 में दो बातें आ गई, ठीक है। 1915 में क्या है, गांधी जी आए हैं, क्या आए हैं, गांधी जी कहां से, गुजरात, वहां से दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह कर लिया था 1916 में। एक तरफ, अच्छा ये समझौता कब हुआ, कहां हुआ था, लखनऊ में। कहां हुआ था, इसको लखनऊ समझौता भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लखनऊ समझौता, ठीक है। नरमदल गरमदल समझौता हो गया 1916। और इस समय, जिस समय कांग्रेस के दोनों जो टुकड़े बंटे हुए वो समझौता कर रहे थे, 1916 में गांधी जी क्या कर रहे थे, गांधी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मतलब लखनऊ बनारस यूपी वाली चीजें, यूपी में, तो गांधी जी जो है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था फरवरी 1916 में। वहां पर गांधी जी क्या है, अपनी पहली बड़ी उपस्थिति, गांधी जी की पहली राजनीतिक उपस्थिति कहां हुई थी, यह प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। उसमें ऑप्शन डाल देते हैं, साबरमती, ठीक है, गुजरात का कोई और जगह डाल दिया, दांडी डाल दिया, बनारस। तो हमें लगता है गुजरात का बंदा है, 1915 में साबरमती गुजरात में वापस आया, साबरमती आश्रम की स्थापना करता है 1915 में। तो गांधी जी क्या है, साबरमती में नहीं। पहली बड़ी जो उपस्थिति गांधी जी की देखने को मिलती है, राजनीतिक उपस्थिति, वो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय वहां गए, वहां इन्होंने स्पीच दिया, इन्होंने किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में खूब सारा बोला था। तो 1916 में गांधी जी बनारस में, तो ये बनारस वाला सीन आप इसका एक, बनारस गांधी, बनारस गांधी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न करेंगे ना, तब हमारे बिल्कुल मजेदार तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब हमने गांधी जी की एंट्री कर दी, किसकी कर दी, गांधी जी की एंट्री कर दी। सलमान खान साहब हमारे आ चुके हैं। चलिए 1915 गांधी जी क्या है, भारत आए। क्या हुआ, गांधी जी भारत आए। 1916 कब है, फरवरी, फेब 1916। गांधी जी ने कहा, बनारस विश्वविद्यालय उपस्थिति, गांधी जी की पहली बड़ी राजनीतिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अच्छा, यहां पर जब वो उसमें बोल रहे थे किसानों के बारे में, तो यहां पर गांधी जी को एक व्यक्ति मिलता है, रामशरण शुक्ल, राम शुक्ल। अब ये व्यक्ति जो है, ये गांधी जी को कहेगा कि भैया आप यूपी आए हुए हो, पास में बिहार पड़ता है हमारे, तो आप बिहार में आना। बिहार में क्या है,
कि जो अपने जो है किसान है उनको नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता है। और नील की खेती ऐसी खतरनाक है कि नील की जड़ें बड़ी खतरनाक होती है, जहां पर वो खेती कर दी जाती है बाद में वहां पर कोई फसल जल्दी से होती नहीं। तो फिर गांधी जी को जब चंपारण बिहार बुलाया गया, रामशरण शुक्ल के कहने पर आए। 1917 में पहला गांधी जी का भारत में आते पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन। कौन सा? चंपारण आंदोलन। समस्या क्या, मुद्दा क्या? नील। मुद्दा क्या था? नील की खेती। नील की खेती, ठीक है जी। 1918 में गांधी जी ने दो आंदोलन किए हैं। कौन कौन से? अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद। और दूसरा खेड़ा। दूसरा खेड़ा। चंपारण कहां है भाई? चंपारण कहां है? चंपारण है बिहार में। कहां है? बिहार में। चंपारण कहां है? बिहार में। अहमदाबाद कहां है? गुजरात में। खेड़ा कहां है? गुजरात में। अहमदाबाद में मसला क्या था? मिल मजदूरों का। क्या था? मिल मजदूरों का मसला था। मिल मजदूरों को क्या है? बोनस नहीं दिया जा रहा था। क्या नहीं दिया जा रहा था? बोनस नहीं दिया जा रहा था। तो मिल के जो मजदूर हैं वो आंदोलन कर देते हैं, गांधी जी उनका सहयोग देते हैं, तो फिर वो उनको 35% कितने प्रतिशत बोनस देने की बात। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा गुजरात में था। अपने आप में ये किसान सत्याग्रह है। किसानों ने मतलब फसल अच्छी नहीं हुई, कोई बीमारी रोग वगैरह फैल गया, तो किसानों से जो है भू राजस्व टैक्स लेने की बात हो रही थी, तो उस समय गांधी जी ने किसानों का साथ दिया। तो तीन बड़े ये सीए के लिख सकते हैं अपने, सीए के। सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा। अब क्योंकि चंपा, अहमदाबाद, खेड़ा, इसका क्रम याद रखना है सीए के, क्योंकि क्रम भी पूछा जा सकता है। और कहां क्या मुद्दा था? यहां मिल मजदूरों का मुद्दा था अहमदाबाद में, गुजरात में किसानों का मुद्दा था, और चंपारण में नील की खेती की समस्या को लेकर बगान मालिकों के साथ एक मुद्दा चल रहा था। तो पहला चंपारण 1917 में, खेड़ा अहमदाबाद दोनों 1918। तो खेड़ा से पहले अहमदाबाद हुआ है। 1919 आ गया। 1919 अभी तक गांधी जी क्या है? अंग्रेजों के सहयोगी है। एक तरफ 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, गांधी जी ने अंग्रेजों का बहुत सहयोग किया, और अंग्रेजों के कहने पर गांधी जी ने बहुत सारे युवाओं को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी फौज के साथ मिलकर दूसरे देशों से लड़ने के लिए बहुत सारे युवाओं को भर्ती करवाया। इसलिए गांधी जी को केसरे हिंद, भर्ती करने वाला सार्जेंट, जुल्लू, बोर पदक, काफी कुछ मिला, केसरे हिंद की उपाधि मिली। ठीक है, थोड़े से समय बीत जाने के बाद नाइटहुड की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर को। अब 1919 का जो समय है, इस समय एक सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट आता है, जिसे हम कह सकते हैं न दलील, न वकील, न अपील, कि किसी को भी जिस पे शक हुआ, शक के आधार पर पकड़ के जेल में डाला जा सकता है। अब रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट कि क्रांतिकारियों पर लगाम लगाने के लिए था। अंग्रेजों को लगा कि भाई ये कोई ना कोई गतिविधि करता है, उठा लो। अब तो अगर किसी को, मान लो कानून क्या है, किसी को बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। अच्छा, गिरफ्तार बाहर से अगर पकड़ के ले गए, उसके घर पे फोन करके सूचना देनी होती। रॉलेट एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। 1919 में रॉलेट एक्ट कानून आया। गांधी जी ने कहा ये तो शैतान की करतूत है भाई, ऐसा है, ये तो थोड़ा बहुत चला मसला। रॉलेट एक्ट जब आया 1919 में, एक घटना 1919 में ही घटित होती है। वो कौन सी थी? 13 अप्रैल। कौन सी थी? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था, बैसाखी का त्योहार था। कुछ रॉलेट सत्याग्रह एक्ट का विरोध भी चल रहा था। तो लोग क्या, अमृतसर साहब के जलियांवाला बाग जो था वहां पर एकत्रित हुए। जनरल डायर, क्या नाम था? जनरल डायर। जनरल डायर, देखो ये फिर आगे ना गहरा प्रश्न हो जाएगा, वैसे नॉलेज के लिए नहीं बताऊंगा। चलो, एक जनरल डायर है, एक माइकल ओ डायर है। एक तो उस समय गोलियां चलाने वाला था, एक ऑर्डर करने वाला था। ये फिर आगे फर्स्ट ग्रेड और जब मैं वो हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, इस समय नहीं। हमें देखना है
गवर्नर जनरल उस समय क्या था, डायर था। डायर ने आदेश दिया, गोलियां चली, अनेक लोग जो हैं इसमें मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह सभाएं शुरू की और रॉलेट सत्याग्रह चलाया। गांधी जी का अंग्रेजों के खिलाफ पहला प्रत्यक्ष विरोध था रॉलेट सत्याग्रह, क्योंकि अभी तक जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले गांधी जी अंग्रेजों के पक्ष में ही चल रहे थे। अभी यहां रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने बड़ा कुछ कहा कि ये शैतान की करतूत है, शैतान की करतूत और आदि आदि नाम दिए। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे ही हो गया, अब गांधी जी को यह लगा कि यार मैं अंग्रेजों का सहयोग कर रहा हूं, इसका मतलब मैं बेवकूफ हूं। वकील होते हुए भी मैं इनकी चाल को नहीं समझ पाया। ये अंग्रेज लोग हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें अब इनका सहयोग नहीं करना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें करना चाहिए असहयोग। इसीलिए गांधी जी के पहले बड़े आंदोलन का नाम होता है असहयोग आंदोलन। बात क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? गांधी जी के पहले बड़े आंदोलन का नाम क्या है? असहयोग आंदोलन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। असहयोग आंदोलन। अब कुछ प्रश्न करते हैं, है ना, फिर मैं थोड़ी चीजें और समझा दूंगा आपको, फिर नहीं तो आपके दिमाग से चीजें स्लिप हो जाएंगी। चलिए, बंगाल विभाजन हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। निम्न में से असत्य कथन है। गांधी जी 95 में डरबन में गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की, डरबन अफ्रीका का शहर है, वहां पर नटाल कांग्रेस के नाम से एक संस्था की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया? अफ्रीका में किया था। 1915 में ये गांधी जी हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटते हैं। वह दिसंबर 1915 में गर्म दल व नरम दल समझौता होता है। मैंने ये चीजें एक जगह क्यों व्यवस्थित की हैं? ताकि आपके ध्यान में आ जाए 1915 में क्या हुआ। एक तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, और क्या, दिसंबर 1915 में गर्म दल व नरम दल में समझौता हुआ, ठीक है। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का समझौता 1916 में, तथा गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस में। तो मतलब 1916 वाली दोनों बातें मैंने एक जगह लिख दी है कि एक तो कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, साथ में दूसरी बात क्या चल रही है, गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहां? 1916 बनारस में हुई। यह फरवरी का महीना था, ठीक है। गांधी जी कहते हैं कि जब भारत लौटे तो इसके सभी सत्य हैं। उनकी आयु क्या? 46 वर्ष थी। और एक तथ्य मिल गया 1915 में। और हिंदू महासभा का गठन कब होता है? 1915 में होता है। मुस्लिम लीग के बारे में असत्य कथन। मुस्लिम लीग का गठन कब होता है? मैंने ये बताया था आपको 1906 में ढाका में। इसमें देखो, कोई बात 8वीं की बुक की है, कोई 10वीं और कोई 12वीं की। बहुत समय, बहुत मेहनत लगी है मेरी, और लीग की इच्छा अनुसार। और आपको ये मैं कभी नहीं कहूंगा अब क्लास को शेयर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जिसका मन है पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। और आपको लगे किसी का भला करना है, मेहनत है, करो तो ठीक है, नहीं तो आपको कोई प्रेशराइज नहीं है मेरी तरफ से। लीग की इच्छा अनुसार, यानी कि मुस्लिम लीग की इच्छा अनुसार 1909 में पृथक निर्वाचिका की मांग पूरी हुई। 1930 के लीग के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चौधरी रहमत अली थे। लीग ने 16 सितंबर 1916 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। क्योंकि अब मैं ज्यादा कहना बंद कर दिया कि आप शेयर करना, वो करना। मैं ये कहता हूं, जितने लोग जो मेरे साथ परमानेंट जुड़े हुए हैं, जब वो रिजल्ट देखेंगे ना रीट का, तो वो अपने आप कहेंगे वो कि हमें सर ने करवाया था और एक भी चीज बाहर नहीं, हमें सारी चीजें मिल गई। बस वो चीज का इंतजार करना है, फिर आप प्रचार प्रसार कर लेना अगर आपको रिजल्ट मिले। क्योंकि अभी आपको रिजल्ट मिला ही नहीं, रिजल्ट के बाद कर लेना, ठीक है। पहले करो, आपकी मर्जी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां मुस्लिम लीग के बारे में असत्य कथन। इसकी स्थापना ढाका में 1916 में हुई। लीग की इच्छा अनुसार 1909 में पृथक। ये भी बात सही है भाई, ये भी बात सही है। 1930 ये भी बात सही है। और फिर आ जाता लीग ने, ये 16 सितंबर नहीं है, ये क्या है? 16 अगस्त। और पिछले पेपर में पूछा गया था 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। अब एक चीज रह जाती है, 1930 के बाद ना 1933 की बात है। यही रहमत अली, जो नाम क्या है? चौधरी रहमत अली। इसने ना पाकिस्तान शब्द की बात की, पाकिस्तान शब्द की। इसने कहा पै से है पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी प्रांत, और पै के साथ संधि लगी है, पै है ना, ऐसे इसने बनाया अफगानिस्तान। क्या बनाया? अफगानिस्तान। इस 12वीं की बुक में दिया हुआ है सारा।
और क से इसने बनाया कश्मीर, क्या बनाया? कश्मीर। और स से इसने बनाया सिंध, क्या बनाया? सिंध। और तान से इसने बनाया बलूचिस्तान, क्या बनाया? बलूचिस्तान। 1 2 3 4 5। तो रहमत अली ने पाकिस्तान जो शब्द दिया, रहमत अली ने दिया, चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले, तो उसने इन 5 प्रांतों को मिलाकर पाकिस्तान बनाने की बात कही थी। कौन कौन से? पश्चिमी सीमांत प्रांत, अ से अफगानिस्तान क्योंकि से पा बना है, क से कश्मीर, और स से सिंध, और तान से बलूचिस्तान। समझ गए? 5 प्रांतों को मिलाकर। फिर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने अपने, क्योंकि अपने आप में ये एक दल है, वो तो चलो चौधरी रहमत अली ने रख दिया, उसको अध्यक्ष बनाया गया था 1930 में, ठीक है, तब उसने बाद में ये जिक्र किया कि ऐसे पाकिस्तान होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग ने अभी तक इसका कोई जिक्र नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने पहले बार पाकिस्तान प्रस्ताव का जो है वो पास कब किया था? 23 मार्च 1940 को। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान बनाने की बात कब की है? 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया था, ठीक है। उसके अंदर हयात उसके अध्यक्ष, वो चलो कोई बात नहीं, आप ध्यान मत रखना, 23 मार्च 1940 को, ठीक है। निम्न में से असत्य कथन, ये कुछ तथ्य दिए हुए थे भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना जिन्होंने अच्छी और ज्यादा तैयारी करनी है, नहीं तो आप रिस्क लेकर इसको छोड़ सकते हैं। भारत माता की छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र, भारत माता जो छवि हमें देखने को मिलती है, भारत माता का एक चित्र, एक तस्वीर हमें, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने शुरू किया। अवनिंद्रनाथ टैगोर, इंपॉर्टेंट बात है, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो भारत माता की विख्यात छवि बनाई थी, वो बनाई थी अवनिंद्रनाथ टैगोर ने। एक है रविंद्रनाथ टैगोर जो बाद में जिक्र होगा जिनका। बंगाल में लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने वाले, पुराने गीतों का, कहानियों का, किस्सों का बंगाल में घूम घूम कर संकलन किया था लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने हेतु, वो नेतृत्व अवनिंद्रनाथ नहीं है, ये नेतृत्व किसने किया था? ये लोक कलाओं वाला रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। द फोकलोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया नामक तमिल कथाओं का संकलन नेटेशा शास्त्री ने किया। अब यह बात आ जाती है कि भी सर इनका लेना देना क्या है? एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ कवि और चित्रकार हैं, वो उससे प्रेरित होकर कुछ ना कुछ चीजें लिखते रहते हैं। तो बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो वो जो है उस समय भारत माता की विख्यात छवि कौन बना रहा है? अवनिंद्रनाथ टैगोर बना रहा है। साउथ में ये जो सर्दर्न इंडिया वाली जो कथाओं का संकलन नेटेशा शास्त्री ने, भी एग्जामिनर है, हो सकता है चला जाए, मैं कहता हूं रिस्क ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में, अब देखो स्वदेशी आंदोलन पे कितना मैटर दिया हुआ है बुक्स में, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। मैं गांधी जी के बारे में कथा सुनाता रहूं मतलब नहीं है। इस दौरान हरा पीला लाल रंग, मतलब जब स्वदेशी आंदोलन चला, मतलब उत्तर भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा है और आंध्र प्रदेश में, साउथ में वंदे मातरम आंदोलन चल रहा है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक झंडा तैयार किया गया जिसमें 3 रंग थे, हरा पीला लाल, हरा पीला लाल, ठीक है। इसके अंदर क्या था? इसमें कमल के 8 फूल बने थे, ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे, 8 प्रांतों का। वैसे ब्रिटिश प्रांत आगे जाके 11 हो जाएंगे जब 1937 के चुनावों का हम जिक्र करेंगे, ठीक है। इसमें हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक अर्धचंद्र था। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इंपॉर्टेंट बात है, अगर ऐसी दे दी जाए ना तो आजू बाजू देखोगे कि भी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कहीं, फिर कहोगे हमें 1 लाइन 2 लाइन वाले में तो मिला ही नहीं है। चलो जी, निम्न में से असंगत युग्म है। इसलिए कहता हूं कि व्यवस्थित रूप से मैटर क्लियर हो जाए ना, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो आप 5 दिन, जैसे अभी अपना प्रैक्टिस सेट कल आ रहा है पंजाबी का जो सिमरन सर ने तैयार किया हुआ है, उसको तो आप पेपर से 10 दिन पहले तक भी अगर खरीदते रहो, 5 दिन पहले एकदम से आपका प्रैक्टिस हो जाए। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देने गया तो मैंने 5-7 दिन पहले प्रैक्टिस सेट लाया था, तो उसमें मैं करता रहा था। तो आप महीना पहले प्रैक्टिस सेट ले कोई दिक्कत नहीं, 20 दिन पहले, जैसे ही आपको समय मिलते आप पेपर से 5 दिन पहले तक भी प्रैक्टिस सेट पर प्रैक्टिस करते रहा करो। निम्न में से असंगत युग्म है। देखो, चंपारण किसान आंदोलन 1917 में कहां पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है, ठीक है जी। अहमदाबाद, इसमें समस्या क्या थी? नील की खेती। इसमें समस्या मिल मजदूरों की, किसकी? मिल मजदूरों की, ठीक है जी। खेड़ा किसान सत्याग्रह, भाई खेड़ा वाला, ये ना दोनों थोड़े से दिक्कत होगी यहां पर, दोनों ही असंगत है। खेड़ा वाला 1918 है। रॉलेट सत्याग्रह, ये भी आप
मिस्टेक हो गई, ये 1919 है। तो पूछा है असंगत, फिर असंगत दो हो गए, खेड़ा, क्योंकि खेड़ा भी 1918 में है और रॉलेट सत्याग्रह भी 1919 में है। फिर इंपॉर्टेंट बात, जब गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह करते हैं, रॉलेट सत्याग्रह के लिए सत्याग्रह सभाएं बनाई जाती है। सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो फिर गांधी जी ने क्या है, 6 अप्रैल 1919 को एक बड़ी हड़ताल हुई थी, गांधी जी की पहली बड़ी हड़ताल थी। गांधी जी ने वो हड़ताल की 6 अप्रैल 1919 को, और इस दिन को गांधी जी ने किस दिन के रूप में, अपमान व याचना दिवस और अहिंसक दिवस के रूप में। इंपॉर्टेंट तथ्य है, और रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने क्या कहा था, रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने कहा था शैतान की करतूत। क्या कहा था, शैतान की करतूत। ठीक है, गांधी जी ने शैतान की करतूत कहा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और मुझे लग रहा है अगर व्यवस्थित रूप से आपको समझानी है तो क्लास अगर बड़ी होती दिखी ना भाई, मैं तो मैं बीच में 10-1 मिनट देखता हूं, अगर लगा मुझे कि महत्वपूर्ण चीजें रह गई है, पहली बात तो कवर कर लेंगे। 10 मिनट के बाद अगर और 10 मिनट की भी 20 ही मिनट लगे तो पूरा करवा दूंगा। और अगर मुझे लगा कि ये 35 मिनट का मैटर है तो फिर हम अब क्या करेंगे, अपने इसको आगे वाले पार्ट में कवर कर देंगे ताकि आपका व्यवस्थित रूप से याद हो जाए। ये टॉपिक बहुत काम का है। निम्न में से असत्य कथन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। इंपॉर्टेंट बात, नाइटहुड की उपाधि किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की। वहां वो बहुत बार पूछता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी असहयोग आंदोलन के समय, रॉलेट सत्याग्रह के समय, जलियांवाला कांड के समय। तो यहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर टैगोर ने। ठीक है जी। दूसरी, जनरल डायर ने यहां गोलियां चलवाई, लोग बैसाखी के मेले में आए हुए थे। ठीक है। 1919 में बंबई में खलीफा पावर हेतु, भाई खलीफा को उसकी शक्तियां प्रदान की जाए, एक खिलाफत समिति बनी थी। क्योंकि असहयोग और खिलाफत आंदोलन दोनों साथ साथ चलते हैं। असहयोग और खिलाफत आंदोलन दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है जी, असहयोग और खिलाफत आंदोलन दोनों साथ साथ चलेंगे। इस कांड के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य हासिल करने की बात कही। जलियांवाला, अब असत्य कथन बताइए आप, जलियांवाला बाग वाली बात में असत्य कथन। तो इसका असत्य कथन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी ने अपने किस आंदोलन के समय यह कहा था कि 1 वर्ष के भीतर आपको स्वराज्य दिलवा दूंगा। तो 1 वर्ष के भीतर वाला गांधी जी ने डायलॉग मारा था असहयोग आंदोलन के समय। कब, असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है जी। और खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, नीचे यहां दिए हुए हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के नेता थे। चलिए, निम्न में से असंगत युग्म है, हिंदू स्वराज पुस्तक, हिंद स्वराज्य पुस्तक है, भैया आपको अभी बताई थी 1909। कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920, नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, बारदोली सत्याग्रह। अब असंगत फिर ये भी हो जाता है, ये भी बारदोली सत्याग्रह 1928 है। तो ये असत्य कथन हो गया वैसे। ठीक है, ये असत्य कथन बनता था। अब मैंने सही कर दिया। चलो, अगर अपने ये हटाए तो असत्य कथन इसमें कौन से है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, क्योंकि हिंद स्वराज्य 1909, क्योंकि कईयों ने भैया आप में से स्क्रीनशॉट लेने होते हैं, ये लो। अब जो बात है, इन 2 अधिवेशन का जिक्र क्यों किया गया है, ये बुक्स में दिया हुआ है, 10वीं 8वीं इन बुक्स में दिया हुआ है। कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने के विचार पर सहमति बनी थी कि भाई असहयोग आंदोलन शुरू कर लिया जाए, और नागपुर अधिवेशन में असहयोग के मसले पर अंतिम मोहर लगी थी। असहयोग के मुद्दे पर अंतिम मोहर लगी। क्या लगी, अंतिम मोहर लगी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 1900, कांग्रेस का हर अधिवेशन दिसंबर के महीने में होता था साल के लास्ट में, लेकिन कोई जरूरत पड़ती थी तो कलकत्ता वाला एक विशेष अधिवेशन था, सितंबर 1920 में बुलाया गया था। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली का हिस्ट्री में 2 बार जिक्र आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में। एक तो बारदोली में सत्याग्रह 1928 में हुआ था, 22% लगान को बढ़ा दिया गया था, बढ़े हुए लगान के कारण। कब, कैसे, बढ़े हुए लगान के कारण, बढ़े हुए लगान के कारण। और ये जो है किसने, वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। और एक बारदोली का जिक्र आएगा जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को बंद करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
1920 की बातें हम पढ़ रहे हैं, 1920 में ये हुआ, 1920 में ये हुआ, तो 1920 में एक घटना ये 10वीं की बुक में है। अवध किसान सभा का गठन कब हुआ? 1920 में हुआ। किसने किया? बाबा रामचंद्र, इंपॉर्टेंट है, सन्यासी बाबा रामचंद्र, उनके साथ जेएल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने इसका गठन किया था। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने जेएल नेहरू के साथ मिलकर इसका गठन किया था। ये सारी बातें अभी व्यवस्थित कर दूंगा मैं आपकी। आ जाओ, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान ये देखो तथ्य दिया हुआ है भाई, बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में। किस्मत बुरी हो पूछ लेता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान 8वीं और 12वीं दो किताबों में, 8वीं में तो ऐसा दिया कि विदेशी कपड़ों के आयात पर कौन से दशक में कमी आई सबसे ज्यादा, तो उसमें दशक की बात आती है ना, दशक, कौन से दशक में, ठीक है, कौन से दशक में विदेशी कपड़ों के आयात में कमी आई, विदेशी कपड़ों के आयात में। अब प्रश्न एग्जामिनर पूछने से क्या पूछ सकता है? आयात में कमी, तो फिर दशक आ जाता है 1920 से 22। अब ये 12वीं में इस तरह से दे दिया कि 1921-22 में विदेशी कपड़ों की कीमत या आयात 102 करोड़ से घटकर कितने करोड़? मात्र 57 करोड़ रह गई, कि इतना आयात कम हो गया। तो ये एक दिया हुआ था तथ्य भाई, आपको बता दिया मैंने। बारदोली किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? बारदोली, हमने कहा था बढ़ी हुई भू राजस्व दरें 22% की बढ़ोतरी कर दी गई थी। ठीक है, और ये मेरा जिसमें स्कूल लेक्चरर में सिलेक्शन हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था, बढ़ी हुई भू राजस्व दरें। अब असहयोग आंदोलन का एक प्रश्न अपने कर लेते हैं, दिया हुआ है तो चलो, ये दिया हुआ है असहयोग आंदोलन, असहयोग। और फिर अपने क्या करेंगे, ये क्लास जो है ना आगे और फिर दूसरे पार्ट में कर देंगे, पहले इसको समझते हैं। असहयोग आंदोलन कब होता है? एक तो असहयोग आंदोलन शुरू होने की देखो 10वीं में तारीख दी हुई है जनवरी 1921, और 8वीं और 12वीं में दी हुई है 1920। शुरू कब होता है? अगस्त 1920। एक बार 1920 ही लिखाते हैं, एक मिनट। दो सन दिए हुए हैं, एक तो 1 जनवरी 1921 और एक दिया हुआ है 1920। ये तो दिया है 10th क्लास में, किसमें? 10th क्लास में। ये दिया हुआ है 8th और 12th में। अब आप कहेंगे सर हम कौन सा करेंगे? देखना, जब वो 1920 ऑप्शन में देगा ना, अगस्त 20 वाला, 1 अगस्त 1920 था, ये अगस्त ही था, 1 अगस्त 1920 देगा, तब वो जनवरी 21 उत्तर ऑप्शन में नहीं देगा। अब आप अपने काम करते हैं। असत्य कथन है, 1920 के दशक में आंध्र प्रदेश के गुडेम में गुरिल्ला आंदोलन चला, जिसे वन सत्याग्रह भी कहते हैं। यानी कि अब हमने पढ़ना है कि असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो कहां क्या हो रहा था? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जब चला तो आंध्र प्रदेश में गुरिल्ला आंदोलन, कौन सा? असहयोग आंदोलन के कारण आंध्र प्रदेश में भी लोगों ने आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन की देखा देखी कि असहयोग आंदोलन गांधी जी नेतृत्व कर रहे हैं, मोस्टली उत्तरी भारत में चल रहा है, तो साउथ में, दक्षिण में, आंध्र प्रदेश में इसे गुरिल्ला आंदोलन या वन सत्याग्रह के नाम से जाना गया। ठीक है, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू ने यह कहा कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, गोली लगती नहीं अपन को। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू ने कहा था उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं भाई। अल्लूरी सीताराम राजू को 1924 में फांसी दे दी गई। ठीक है, ये सभी कथन सत्य हैं। अब आप सुन लो कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, इससे प्रभावित होकर 1920 में अवध कहां पड़ता है? अवध का विलय अंग्रेजों ने प्रशासनिक बहाना बना के किया था। अंग्रेज प्रशासनिक बहाना कि शासन सही नहीं चल रहा और कुशासन का आरोप लगाकर, और अवध किसान सभा का गठन 1920 में किसने किया था? यह भी बाबा जी थे, रामचंद्र। कौन? बाबा रामचंद्र।
क्योंकि अवध में जेएल नेहरू साहब आए थे, तो नेहरू ने बाबा जी थे ही की कर लो, बाबा जी कहने चलो हुण आपां कर लेने हैं अवध किसान सभा। तो असहयोग आंदोलन के बारे में मुख्य बातें, ये 1920 में शुरू होता है। जब असहयोग आंदोलन शुरू होता है उसी समय मुसलमान लोग एक अपना आंदोलन चलाते हैं, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। वो आंदोलन चलता है 1920 में, मोहम्मद अली शौकत अली उसके नेता थे। असहयोग आंदोलन चलता जाता है। असहयोग आंदोलन की देखा देखी अवध में बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का गठन किया नेहरू के साथ मिलकर। साउथ में आंध्र प्रदेश में इसे गुरिल्ला आंदोलन या वन सत्याग्रह के नाम से जाना गया। अब असहयोग आंदोलन के जस्ट बाद 5 फरवरी 1922 को चोरी 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 चोरा चोरा चोरी घटना घटित होगी। 22 जो पुलिस वाले मारे जाएंगे। फिर जो है 12 फरवरी को 12 दोली में गांधी जी आंदोलन को समाप्त कर देंगे। 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन हो जाएगा। 24 हमारे काम का नहीं, 25 काकोरी कांड हमारे काम का नहीं, 26 हमारे काम का नहीं, 27 में जो साइमन कमीशन का गठन, 28 में साइमन कमीशन भारत आ जाएगा, 28 में नेहरू रिपोर्ट बनेगी और 29 में बीके दत्त और भगत सिंह केंद्रीय असेंबली में बम फेंक देंगे। 29 में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी जाएगी और फिर 30 आ जाएगा। 30 में तो आपको पता ही है असहयोग आंदोलन चलेगा। तो ठीक है, अपने क्या करेंगे, कल इसकी एक क्लास जो है अच्छे से आपको दे दी जाएगी, मुख्य जो तथ्य, क्योंकि 3 क्लासों की 3 किताबों का बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट उसका सार है ये। मिलते हैं कल वाली क्लास में, धन्यवाद। ठीक है, कल वाली क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद। 8:30 आ जाना कल भाई। और इसके बाद कल वाली क्लास के बाद मैं देखूंगा कि आपको शिक्षण विधियां शुरू करवा दी जाए। जय हिंद, जय भारत।